जनरल मोहम्मद जियाउल हक शहीद को इस दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस गुजर चुके हैं, मगर तारीख के औराक और करोड़ों दिल आज भी उन्हें जिंदा रखते हैं। उनके मुखालिफिन अलबत्ता आज तक बेसुकून हैं, कभी नए बयानिए तराशते हैं, कभी पुराने वाक़ात को मस्ख करके पेश करते हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसके खालिक हैं फर्रुख सुहेल गोविंदी। नाज़रीन, याद रहे कि गोविंदी साहब न तो कोई मोतबर मोरिख और न ही गैर जानिबदार मुबसिर हैं। वो अपनी किताब लोग दर लोग में खुद एतराफ कर चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुन रहे और बाद अज़ां जब पीपल्स पार्टी 2007 में बरसरे इख्तिदार आई तो 5 साल सरकारी टीवी पर प्रोग्राम करते रहे। ऐसे शख्स की जानिब से तारीख को अपने सियासी जाविये से पेश करना ताजुब की बात नहीं, लेकिन जरूरी है कि उनके दावों को हकायक की कसौटी पर परखा जाए। बाकुल फर्रुख सुहेल 77 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम महज अपोजिशन ने घड़ा था। नाज़रीन, हकीकत कुछ यूं है, उस वक्त वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, पूरी रियासती मशीनरी उनके इख्तियार में थी। ये सिर्फ अपोजिशन का दावा नहीं बल्कि भुट्टो के करीबी साथी मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में वाज़े लिखा कि 77 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली हुई और ये धांधली पीपल्स पार्टी ने की। मजीद ये कि उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा, हमने तो मेला सजा दिया था लेकिन डाकू आ गए और मेला लूट कर ले गए। इस एतराफ के बाद किसी और वजाहत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फर्रुख सुहेल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दरमियान सब तेपा गया और सिर्फ दस्तखत बाकी थे। ये मुअक्कफ हकीकत से ज्यादा एक तस्वुर है। अगर वाकई सब ते हो गया था तो फिर एयर मार्शल असगर खान ने अलग क्यों रास्ता इख्तियार किया, बेगम नसीम वली खान ने क्यों मुखालफत की और देगर रहनुमाओं ने क्यों तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। हकीकत ये है कि अपोजिशन कभी भी मुकम्मल तौर पर एक सफ़े पर न थी, लिहाजा ये दावा कि सिर्फ दस्तखत बाकी थे तारीख के साथ इंसाफ नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैदानी जंग हो जिसमें जो आता है वो किसी के सर पर वार करता है, फिर कोई आकर लात मारता है। यूं लगता था जैसे ये औरतों की जंग है। तो उन्होंने कहा कि औरतों ने हमें वोट दिया है। उसके बाद औरतों ने कहा कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमने वोट नहीं दिया, इसीलिए हम सड़कों पर निकले और उसके खिलाफ एहतजाज किया, एक ही बात साबित करने के लिए कि हम लड़ रहे हैं, जाहिर है शहरी आज़ादियों के लिए, बराबरी के लिए और जमहूरियत के लिए। और अगर आपको वोट डालने का हक भी नहीं मिलता तो फिर आपको कोई हक हासिल नहीं रहता। तो हम मिस्टर भुट्टो को ये दिखाना चाहते थे कि हमने वोट नहीं दिया और इसी वजह से औरतें बहुत मुश्ताइल हुई और बाहर निकल आई। यकीनन पाकिस्तान में ख्वातीन हमेशा सियासत में शामिल रही हैं, लेकिन इस तरह सड़कों पर निकल कर नहीं। सिवाय उस वक्त के जब पाकिस्तान बना था तब कुछ जुलूस जरूर निकले थे, लेकिन जिस बेरहमी से लाहौर में ख्वातीन को मारा पीटा गया, अब ना औरतें खामोश बैठेंगी और ना ही पाकिस्तान के मर्द, क्योंकि मैं खुद जाकर मिली हूँ उन जख्मियों से। ज्यादातर लाहौर में, कराची और लाहौर में जख्मी पड़े हैं। मैं अस्पताल भी गई थी कोई 3 दिन पहले, जाने से जरा पहले, और उन्हें मालूम था कि भुट्टो साहब और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं वहाँ गई तो एक लड़का लेटा हुआ था, नीम बेहोश सा, उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा हुआ था, बुखार में तप रहा था। मेरे साथ बैठी खातून ने कहा, ये बेगम असगर खां हैं, तुम्हें देखने आई हैं। ये सुनकर उस लड़के ने कपड़ा फेंक दिया, उठ बैठा और कहा, कायदीन से कह दीजिए कि हम किसी किस्म का समझौता नहीं चाहते, वो अपनी जदोजहद जारी रखें, हम मजीद जाने कुर्बान करेंगे, अपनी जायदाद देंगे, अपना माल देंगे, लेकिन मिस्टर भुट्टो को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। गोविंदी साहब कहते हैं कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर ने बरतानिया में खुफिया मीटिंग करके भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया था। नाज़रीन, ये दावा हकीकत से ज्यादा अफसाना महसूस होता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर अगर वाकई कोई इंतहाई खुफिया मीटिंग करता है तो उसके नुकात सबसे पहले फर्रुख सुहेल गोविंदी तक कैसे पहुंचे, न CIA को खबर, न दुनिया की किसी और एजेंसी को, मगर गोविंदी साहब बयान ऐसे कर रहे हैं जैसे वो खुद नोटबुक लेकर इजलास में मौजूद थे। ये तहकीक नहीं बल्कि अफसाना साजी है। फर्रुख साहब कहते हैं भुट्टो साहब ने इंतखाबात का फैसला शहनशाह ईरान रिजा शाह पहलवी के मशवरे पर किया। रिजा शाह पहलवी चूंकि अमेरिका के करीब थे, उन्होंने भुट्टो साहब को इलेक्शन का मशूरा दिया। ये मुअक्कफ भी भुट्टो साहब के सियासी इस्तिक़लाल पर सवाल उठाता है। भुट्टो एक खुद मुख्तार मुल्क के वजीर आज़म थे। अगर वो वाकई अपने सबसे बड़े सियासी
फैसले भी किसी और मुल्क के बादशाह के मशूरे पर कर रहे थे, तो ये उनकी खुद मुख्तारी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और अगर ऐसा नहीं था तो ये दावा महज एक कमजोर तासर है जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं। फर्रुख सुहेल के मुताबिक हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को एटमी प्रोग्राम तर्क करने की धमकी दी। ये बात सबसे पहले भुट्टो साहब ने खुद अपनी तकारीर में कही। ताहम तारीख का संजीदा मुतालिया बताता है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी एक मुलाकात का नतीजा नहीं था, बल्कि एक तवील और पेचीदा अमल था। 74 से 77 तक भुट्टो के दौर में ये प्रोग्राम इब्तदाई मराहिल में ही रहा, बजट और टेक्नोलॉजी जैसे बुनियादी मसाइल में उलझा रहा। अगर ये कहा जाए कि भुट्टो साहब का तख्ता सिर्फ इसी धमकी के नतीजे में उल्टा गया, तो ये इंटरनेशनल ताल्लुकात की पेचीदगियों को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। सफारतकारी दबाव डालने के कई तरीके रखती है, मगर उसे महज ड्रामाई जुमलों तक महदूद कर देना इल्मी सच्चाई के खिलाफ है। गोविंदी साहब साफ लफ्जों में कहते हैं कि भुट्टो हुकूमत का खात्मा सिर्फ एटमी प्रोग्राम की वजह से हुआ। ये भी सरासर झूठ है। अगर अमेरिका सिर्फ एटमी प्रोग्राम के खिलाफ था और जियाउल हक शहीद अमेरिका के कहने पर मार्शला लगाते हैं, तो फिर सदर जियाउल हक शहीद के दौर में ये प्रोग्राम कैसे तरक्की करता रहा? और शहीद सदर जियाउल हक के दौर में ही पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था, जिसका एतराफ मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खुद अपनी तहरीरों और इंटरव्यूज में कर चुके हैं। ये बताएं कि उस वक्त धमाके किए गए, लेकिन ये फैसिलिटी कब से रेडी थी? ये तो 84 से थी। मैंने 10 दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को तहरीरी तौर पर बताया था, ख़त लिख कर भेजा था। फिर इसमें डॉक्टर साहब ताख़ीर क्यों? तो ताख़ीर इस वजह से हुई कि उस वक्त अफगानिस्तान की जंग जारी थी और अमेरिका हमें एड दे रहा था। उससे पहले पाकिस्तान की एड बंद कर दी गई थी भुट्टो साहब के ज़माने में। तो जनरल ज़िया ने कहा कि ठीक है, अभी हालात ऐसे हैं कि न हमारे हिंदुस्तान से जंग हो रही, न किसी किस्म का कोई ख़तरा है, तो बेहतर है कि हम एटमी धमाका ना करें। बल्कि मसलियत उन्होंने तय किया था। गुलाम शाह साहब थे, जनरल आरिफ थे और साहबजादा याकूब थे, हम लोग थे। तो हमने कहा ये तो आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, हमने तो सिर्फ आपको ये बताना था कि ये काम हो गया है, आप जब हुक्म देंगे हफ्ता भर के अंदर हो जाएगा। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं अभी ना करें, तो बात टल गई। उसके बाद जनरल ज़िया का इंतकाल हो गया। हकीकत यह है कि भुट्टो हुकूमत का खात्मा बुनियादी तौर पर 77 के मुतनाज़िया इंतखाबात, अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुल्क में पैदा होने वाले सियासी बहरान का नतीजा था। उसे सिर्फ एटम बम की साजिश कहना तारीखी तनाजुर को मस्ख करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन इकराम, फर्रुख सुहेल गोविंदी जैसे हजरात तारीख को पेश तो करते हैं, लेकिन अक्सर अपनी सियासी वाबस्तगियों और ज़ाती रुझानात की रोशनी में। तारीख का हक ये है कि उसे हकायक के मुताबिक सियाक और सिबाक के साथ देखा जाए, न कि महज अफसानवी रंग देकर जज्बात उभारे जाएं। भुट्टो साहब के दौर के वाक़यात पेचीदा और कई जहतों पर मुश्तमिल थे। यही फ़र्क है तहकीक और कहानी सुनाने में। मोहतरम नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात में संभाला, कौम को इस्तेहकाम दिया और एटमी प्रोग्राम को अमली बुनियादों तक पहुंचाने में वो किरदार अदा किया जो आज हमारी कौमी सलामती की जमानत है। वो महज एक फौजी सरबराह नहीं बल्कि एक अहद साज शख्सियत थे, जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार दिया। आज हम पर फर्ज है कि हम साजिशों और झूठे बयानियों को रद्द करें और अपने उन हीरोज को याद रखें जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अगर आप समझते हैं कि सदर ज़ियाउल हक शहीद का नाम तारीख में इज्जत और एहतराम के साथ जिंदा रहना चाहिए, तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई झूठ पर गालिब आ सके। This is for the good of the country and good of the politicians, not so much for my good health. Who decides that, sir? I will. I'm a martial administrator, you're forgetting.